हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लगातार पिछले कुछ वीडियो से आपकी तैयारी को परखने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके लिए ये क्वेश्चन उपयोगी होंगे और ये आपकी तैयारी के बारे में आपको अच्छा सा रिजल्ट दे रहे होंगे। तो जिनके तैयारी में इस टेस्ट सीरीज़ में जो अच्छे नंबर आ रहे हैं, या कह सकते हैं जिनका हर क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है, उनकी तैयारी बहुत बढ़िया और वो लगातार ऐसे ही बने रहे हैं। हमारा आशीर्वाद और विशेष सब आपके साथ है। और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिनके आंसर सही नहीं जा रहे हैं, वो भी लगातार अपनी तैयारी को बने रहे, वो भी ज़रूर परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन और हमारा ये 5वां वीडियो। ठीक है, फिर एक बार 10 क्वेश्चन के साथ मैं मनीष मालवीय आपके साथ उपस्थित हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 हमने पढ़ा है, हमारे किताब जहाँ से शुरू होती है उसका पहला लेसन का पहला पेज पे सबसे नीचे इंडेक्स में ये दे रखा है। तो ऑप्शन है B1 की कमी से होने वाले रोग के जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है हमारा, देखिए क्वाशियोरकोर, एनीमिया, बेरी या गेंगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, बताइए फटाफट। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, देखिए विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। कौन सा? बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, बेरी रोग है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। रुधिर का जो द्रव्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वो देखिए। रुधिर का जो द्रव्य भाग क्या कहलाता है, सीरम, लसिका, प्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट अपना आंसर। रुधिर का सीरम वाला भाग क्या कहलाता है, सॉरी, रुधिर का द्रव्य वाला भाग क्या कहलाता है, सीरम, लसिका, प्लाज्मा। बताइए फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर है प्लाज्मा। ठीक है, इसका आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका आंसर है। ठीक है, सीरम किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा के अंदर जो भी फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन होता है उसको निकाल दिया जाए तो उससे बनने वाला, सॉरी, पीछे बचने वाला जो भी पदार्थ होता है उसे अपन सीरम कहते हैं, उसे सीरम कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निकोटीन किस पादप का प्रमुख एल्केलॉइड है। निकोटीन किस पादप का प्रमुख एल्केलॉइड है, बताइए फटाफट। ऑप्शन है आपका तंबाकू, अफीम, भांग, तुलसी। ठीक है, तंबाकू, अफीम, भांग, तुलसी, ये 4 ऑप्शन है। तंबाकू, अफीम, भांग, तुलसी, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए आप। निकोटीन किस पादप का प्रमुख एल्कलॉइड है, फटाफट बताइए।
देखिए, निकोटीन तंबाकू का प्रमुख एल्केलॉइड है। किसका? तंबाकू का प्रमुख एल्केलॉइड है। मैंने आपको ये बताया भी था, ठीक है, बताया था आपको कल। इसका ही एक अफीम के बारे में एक सवाल आया था, उसके बारे में, ठीक है। तो तंबाकू का एल्केलॉइड है मुख्य, वो है अपना निकोटीन। अफीम में तो 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से अपन ने पढ़े थे, जिनमें से 5 प्रमुख होते हैं। टोटल 30 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 5 प्रमुख होते हैं। कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं एक बार। मॉर्फिन, जो मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरिन। ये 5 प्रकार के एल्केलॉइड किस में पाए जाते हैं? ये 5 प्रकार के एल्केलॉइड हमारे अफीम में पाए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य हैं, ठीक है। चौथा सवाल है, जेनेटिक शब्द किसने दिया था? इस सवाल की चर्चा अपन ने कल की थी, ठीक है। सवाल कुछ और था, आनुवांशिकी का, ठीक है। आनुवांशिकी का एक सवाल था, जिसमें आनुवांशिकी को ही इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। वो सवाल कल था आनुवांशिकी से लेकर कुछ, जिसमें मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, और ये आज क्वेश्चन है। जेनेटिक शब्द किसने दिया? मेंडल, बैटसन, मॉर्गन या पुनेट। मेंडल, बैटसन, मॉर्गन या पुनेट। बताइए फटाफट, चौथा क्वेश्चन हमारा, मेंडल, बैटसन, मॉर्गन या पुनेट, ठीक है। बैटसन, इसका आंसर है बैटसन, ठीक है। बैटसन ने जेनेटिक शब्द दिया था, ठीक है। मेंडल को हम क्या कहते हैं? मेंडल के बारे में खासियत, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और कि भाई वंशानुगति होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वंशानुगति होती है, जिसे अपन हेरेडिटी कहते हैं इंग्लिश में। इसका नाम, इसको ये हेरेडिटी नाम किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। किसने किया था? स्पेंसर ने दिया था, ठीक है। जेनेटिक शब्द किसने दिया? बैटसन ने दिया। 5वां क्वेश्चन है हमारे लिए, प्लाविका कोशिका में निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? जो प्लाविका कोशिका है वो निम्न में से, नीचे 3 कोशिकाएं दे रखी है, उनमें से किसका रूपांतरित रूप है? ये है सवाल, ठीक है। कि इन तीनों में से, जैसे बीटा लसिका कोशिका, टी लसिका कोशिका, न्यूट्रोफिल या अ व ब दोनों, इन चारों ऑप्शन में से किस कोशिकाओं या किन कोशिकाओं के रूपांतरण से प्लाविका कोशिका बनी है, ये अपन को बताना है, ठीक है। बताइए, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है, ठीक है। तो देखिए, बीटा लसिका कोशिका, टी लसिका कोशिका, न्यूट्रोफिल, बताइए फटाफट। देखिए, प्लाविका कोशिका बीटा लसिका कोशिका या बी लसिका कोशिका का कह सकते हैं अपन। प्लाविका कोशिका बीटा लसिका कोशिका रूपांतरित स्वरूप है, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन है अब आपके सामने, समजीवी आधान में किसका उपयोग किया जाता है? समजीवी जो आधान होता है, प्रतिरक्षी एवं प्रतिजन एवं प्रतिरक्षा का जो हमारा अध्याय है 4था, उसमें से ये सवाल है। समजीवी आधान, रक्तदान से जुड़ा हुआ ये सवाल है, में किसका उपयोग होता है? रक्तदान के प्रकार समजीवी और समजात 2 प्रकार के रक्तदान होते हैं। उसमें समजीवी आधान से ये सवाल
लिया गया है कि श्रमजीवी आदान में किसका उपयोग होता है? पहला, व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का, अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का, भेड़ के संग्रहित रक्त का, या अ व ब दोनों। बताइए फटाफट आंसर। ठीक है, छठे सवाल का आंसर फटाफट बताइए। छठे सवाल का आंसर होता है हमारे, बताइए फटाफट, अच्छे से पढ़ा है, लिखवाया है पूरे नोट्स में आपके। देखिए, श्रमजीवी आधान में व्यक्ति के स्वयं के रक्त संग्रहित रक्त का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वयं के संग्रहित रक्त का ही प्रयोग किया जाता है। श्रमजीवी आदान में क्या होता है, जैसे मेरे को रक्त की कमी हुई है, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं श्रमजीवी आदान में क्या होता है कि मैंने अगर ब्लड डोनेट किया है किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, फिर आगे चलकर मेरे को अगर 2-3 महीने में रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो फिर मैं उसी हॉस्पिटल में जाता हूँ जहाँ मैंने रक्त दान दिया था, डोनेट किया था, वहाँ जाता हूँ और मेरे को मेरा ही दिया हुआ खून अगर वापस चढ़ाया जाता है, रक्त वापस चढ़ाया जाता है, तो इसे अपन श्रमजीवी आदान कहते हैं। समजात आदान किसे कहते हैं, जिसमें रक्त समान ब्लड ग्रुप का, स्वयं का रक्त हो ना हो, ठीक है, दूसरे के किसी का भी रक्त चढ़ा दिया जाता है, लेकिन होना सेम ब्लड ग्रुप और RH कारक का होना चाहिए। अगला सवाल है पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? 4 ऑप्शन है। भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सवाल आना चाहिए और मैंने आपको बताया है कि एपिग्लोटिस का क्या कार्य है। ये 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेन एग्जाम में इसीलिए आपको करवाए जा रहे हैं। देखिए, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है, फटाफट बताइए बच्चों। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है भोजन, ठीक है, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है हमारा जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। ये क्या है, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। ठीक है, एपिग्लोटिस का ये प्रमुख कार्य है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, क्योंकि अगर श्वास नली में चला जाएगा तो क्या होगा, फिर हमें श्वास आना मुश्किल हो जाएगा, और श्वास आना मुश्किल होगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो खाना श्वास नली में ना चला जाए, इसलिए एपिग्लोटिस हमारे पाया जाता है। प्रोटॉन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं अम्ल सार। सिंपल से 2 ही ऑप्शन है, अम्ल या सार आपके लिए, दूसरा लवण, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, ओरेनियस की अवधारणा के अनुसार H+ आयन ग्रहण करने वाले यौगिक कहलाते हैं। बताइए फटाफट, क्या कहलाते हैं? ओरेनियस की अवधारणा के अनुसार H+ आयन या प्रोटॉन ग्रहण करने वाले जो यौगिक होते हैं वो सार कहलाते हैं। किसकी अवधारणा के अनुसार है ये चीज़ हमें अम्ल सार की ओरेनियस अवधारणा से पता चलती है। ओरेनियस अवधारणा, ओरेनियस ने कहा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो तो अम्ल कहलाता है, और जो H+ आयन ग्रहण करता है वो सार कहलाता है। अर्थात प्रोटॉन देता है वो तो अम्ल कहलाता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो सार कहलाता है। ठीक है, और ये ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा है, ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा है। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी की ये अवधारणा है, यह है ओरेनियस की नहीं। ओरेनियस की अवधारणा है हमारी जो H+ के साथ OH आयन देते हैं जो जलीय विलयन में, वो ओरेनियस अवधारणा के अनुसार प्रोटीन वाली अवधारणा है ब्रोंस्टेड लोरी। ठीक है, ये ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा।
अगला सवाल है हमारा, वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती हैं कहलाती हैं। ठीक है, दो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है और उससे बनने वाला उत्पाद, ठीक है, उससे बनने वाले उत्पाद से ही अभिक्रिया पुनः क्या हो जाती है, उत्प्रेरित हो जाती है, वापस स्वतः अभिक्रिया करना शुरू कर देती है। उसे अपन क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को। ठीक है, ये उत्प्रेरक से जुड़ी हुई है हमारी अभिक्रिया है, उत्प्रेरक जो हमने लास्ट में पढ़ा उससे जुड़ी। देखिए उत्तर बताइए फटाफट इसका। जैव रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, स्वतः उत्प्रेरित या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखते हैं फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा स्वतः उत्प्रेरित। अपने आप उत्पाद बनता है और फिर वो उत्प्रेरित करने लगता है अभिक्रिया को। अपने आप होता है, अपने आप होता है, मतलब ये स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला है, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये मैंने आपको प्रकाश से जुड़ी एक घटना के बारे में एग्जाम्पल के रूप में ये लिखवाया है। ठीक है, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बताइए फटाफट। हाँ बताइए फटाफट। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका क्या आंसर है जिसके कारण अगर किसी टंकी के पेंदे में एक सिक्का रखें तो वो हमें ऊपर से देखने पर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किस कारण? देखिए इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन में क्या होता है कि जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसके कारण, ठीक है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपन अपवर्तन कहते हैं। पेंदे में पड़ा जो सिक्का होता है, ऊपर से देखने पर हमारी आंख से निकलने वाली जो किरण होती हैं वो वायु से पानी के अंदर अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। ठीक है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, जिसके कारण हमें सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन क्रिया में प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे अपन परावर्तन कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ जो भी आज हमने 10 क्वेश्चंस की तैयारी और चर्चा की हैं वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे एक बार नए 10 सवालों के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।